लोग आपको वोट क्यों दें मैम? क्योंकि इस क्षेत्र में लोग आपको सही से जानते नहीं हैं। और जिस तरीके से हमने अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो रैली वहाँ पर सभा हुई थी, वहाँ पर भी लोग कम आए हुए थे। जो एमआईएम का क्रेज़ है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आया। इम्तियाज़ जलील साहब की रैली आई थी, उसमें क्या कहना? जी वो तो जगाना चाह रहे थे, जितने भाई सोए हैं मुसलमान वो जगाना चाहते थे, वो लड़ाई लड़ रहे हक की। मैम उसके बाद में रैली ख़त्म होती है, उसके बाद में पुलिस लाठीचार्ज करती है और रास्ते में कई लोगों को मारा जाता है। एक बतौर लीडर जो इतनी बड़ी रैली लेके आ रहा है तो उसका भी एक कर्तव्य बनता है। लाठीचार्ज पे मैम किसी का कोई बयान नहीं आया, चाहे वो इम्तियाज़ जलील साहब हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो। क्यों ऐसा? नहीं नहीं, बयान आया है, कहा गया है कि हमको अंदर जाने से रोका गया और हमारे लोगों के दिलों में दहशत डालने के लिए। लाठीचार्ज को लेके कोई बयान नहीं आया था मैम, क्योंकि शुरुआत से मैं न्यूज़ कवर करता हूँ। बीच में कुछ लोगों को रोक के, उनकी गाड़ी रोक के उनसे नारे भी लगवाए गए थे। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था कि एक जो नेता होता है, लीडर, वो सबकी सुरक्षा अगर वो लेकर आता है किसी को तो उसको सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो, मतलब क्या इसमें क्या मिसमैनेजमेंट था? बताऊंगी, देखिए पहली बात तो लोगों को सुरक्षित लेके ही जाना था, लेकिन वो इतना बड़ा जो यूनिट एक प्लेटफॉर्म पे देखे इतने लोगों को, तो ये जो है कहीं ना कहीं ये जो फिरकाप्रस्त पार्टियां हैं ये डर गई और इन्होंने जानबूझ के जो पार्टी यहाँ पे सत्ता में, उन्होंने जानबूझ के लाठीचार्ज किया एक डर और दहशत डालने के लिए। सर, अब लगातार आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, रैलियाँ कर रही हैं, क्या लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या कह रहे हैं लोग, क्या किस तरीके का उनको विकास चाहिए और अब वो विकास कितने दिनों में, कितने सालों में करके देंगे? तो आप इसमें एक वाहिद मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है आपको जो पूरे मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या आपको पूरा एक साइड वोट देंगे या आपके भी ये मुस्लिम वोट काटने के लिए आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई कैंडिडेट खड़ा किया गया? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिद्ध और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको लगातार विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों का बता रहा हूं कि किस तरीके से कैंडिडेट खड़े किए गए हैं और कैंडिडेट किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। तो कुर्ला विधानसभा से जो एमआईएम की तरफ से खड़ी की गई कैंडिडेट आसमा शेख हमारे साथ में मौजूद है। आपको बता दूं, आसमा शेख एक वाहिद ऐसी कैंडिडेट है इस क्षेत्र में जो मुस्लिम है और इनके अलावा सब सारे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। तो आसमा शेख को अगर इस क्षेत्र का वन साइड वोट मिलता है जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से 90,000 लगभग वोट है, तो आसमा शेख को क्या मुस्लिम वोट के लिए ही खड़ा किया गया है? आसमा शेख से जानेंगे, बात करेंगे और पूरा जानते हैं कि इनका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। मैम आपका सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? डेवलपमेंट। हर क्षेत्र का चुनावी मुद्दा, चुनाव होता क्यों है? ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो, जो फंड्स होते हैं वो एरिया में लगाए जाए, तो डेवलपमेंट ही मेरा मुद्दा होगा। और दूसरा सवाल ये रहेगा, लोग आपको वोट क्यों दें मैम? क्योंकि इस क्षेत्र में लोग आपको सही से जानते नहीं हैं। और जिस तरीके से हमने अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो रैली वहाँ पर सभा हुई थी, वहाँ पर भी लोग कम आए हुए थे। जो एमआईएम का क्रेज़ है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आया इस क्षेत्र में। देखिए पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करूं कि जो असद साहब की सभा हुई थी टैक्सी स्टैंड पे भंटर भवन के पास, वो एक्चुअली हमको टैक्सी स्टैंड पे करनी थी और शाम में करनी थी। ये जो एरिया है कुरैश नगर कसाईवाड़ा, यहाँ के लोग दिन भर काम पे जाते हैं, शाम में घर पे आते हैं और जो भी है ऐसा है कि रोज़ पानी कुआं खोदो और पानी पियो। और अभी देखते हैं कि मिडिल क्लास से भी नीचे का तबके का एरिया है और वहाँ पे अगर 5 बजे की सभा है और मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम पॉकेट है, नमाज थी असर की नमाज़ पढ़ के प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। आपको भी पता है कि हर सभा में हर प्रोग्राम कितने बजे, जलसा कितने बजे होता है? शाम को जो भी प्रोग्राम होता है मगरिब बाद ही होता है और 10 बजे तक होता है। और हमारे को टाइम मिला था 4:30 बजे से 6:30 बजे का। उस दरमियान हमको प्रोग्राम करना था। उस वक्त महिलाएं भी बिज़ी होती है और जो जेंट्स है वो भी जॉब काम पे रहते हैं। फिर भी माशाल्लाह अच्छा मजमा था, लोगों तक बात पहुंची और हमारा प्रोग्राम टोटल सक्सेस था उस टाइम के लिए। अब आप दूसरे लोगों का देखिए ना, किसी ने उस वक्त में, उस स्लॉट में, उस टाइम स्लॉट में प्रोग्राम किया है? बिल्कुल नहीं किया है। और यह सरासर गलत बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का क्रेज़ ख़त्म हुआ है, बिल्कुल नहीं। मुझे आज भी इलाके के लोग, कितने सारे इलाके से लोग बोलते हैं कि आप एक बार लेके आइए उनको, एक बार लेके आइए, हमको सुनना है। तो उनका क्रेज़ जैसा है उससे ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, कोई कम नहीं हुआ है। और रही बात कि मुझे लोगों ने क्यों वोट देना चाहिए, पहली बात तो मैं मजलिस से खड़ी हूँ, तो मुझे अगर फिर भी मैं न्यू हूँ लोगों के लिए,
कुरला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लेकिन मजलिस तो लोगों के नज़र में है, दिमाग में है, क्योंकि यहाँ से 2014 में 25-26 हज़ार वोट मिला था मजलिस को, उसके बाद 17,000 वोट मिला था। तो मजलिस पार्टी इस एरिया के लिए नई नहीं है, भले ही आसमा शेख नहीं हो, मजलिस के बारे में, उसके आइडियोलॉजी के बारे में, उसके लीडरशिप के बारे में, उनके काम के तरीके के बारे में सारा कुछ लोगों को पता है इस 174 कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं भले ही न्यू हूँ, मैं वही आइडियोलॉजी की हूँ, मजलिस से हूँ, तो लोगों को मेरे बारे में मतलब एज ए कैंडिडेट अभी पता चल रहा है। और दूसरा, पार्टी का मेन बैकबोन जो होता है कैंडिडेट का, दैट इज़ द पार्टी, और पार्टी के बारे में लोगों को पहले से पता है। यहाँ पे हमारा पॉकेट वोट है, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई इशू है या प्रॉब्लम है। अच्छा मैम, जिस तरीके से हर बार एक आरोप सभी पार्टियों पे लगता है कि मुस्लिम वोट काटने के लिए कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, तो आप इसमें एक वाहिद मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है आपको, जो पूरे मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या आपको पूरा एक साइड वोट देंगे, या आपके भी ये मुस्लिम वोट काटने के लिए आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई कैंडिडेट खड़ा किया गया? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि आई एम अ बॉर्न शेड्यूल कास्ट फैमिली से हूँ और आई हैव मैरिड अ मुस्लिम, तो मुझे तो दोनों का भी बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, ना सिर्फ मुस्लिम वोटों का, बल्कि जो मेरे शेड्यूल कास्ट, जो मेरे कास्ट के हैं, मेरे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनका भी मुझे इसमें बेनिफिट मिलेगा। और वोट जहाँ वहाँ काटा जाता है ना, जहाँ पे हमारा परसेंटेज 10%, 20% ऐसा हो, यहाँ पे इतना सारा मतलब 34%, 32 to 34% मुस्लिम है इन दिस पॉकेट। तो यहाँ पे हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि इतना वोट पॉकेट है ना कि हम हमेशा दूसरों को जिताए हैं। जैसे अभी ये इलेक्शन हुआ एमपी का, उसमें यहाँ से हर जगह से जो है वर्षा गायकवाड़ हारती हुई आई थी, लेकिन जैसे इस पॉकेट का कुरला 174 का जैसे डब्बे खुलना शुरू हुए, तो यहाँ से जो लीड उन्होंने लिया तो लास्ट तक वो बरकरार था और यहीं से वो जीती है। तो ये सरासर गलत बात है कि वोट काटने के लिए खड़े हैं। हमारे में इतनी यहाँ पे ताकत है कि हम दलित और मुस्लिम मिलके कैंडिडेट जिता सकते हैं, तो हम क्यों वोट काटेंगे, हम तो अपनी जीत के लिए खड़े हैं। अच्छा मैम, लगातार आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, रैलियाँ कर रही हैं, क्या लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या कह रहे हैं लोग, क्या किस तरीके का उनको विकास चाहिए, और अब वो विकास कितने दिनों में, कितने सालों में करके देंगी? देखिए, जैसे हर एरिया का कुरला कसाईवाड़ा कुरेश नगर का मुद्दा अलग है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका आता है, वहाँ की टोपोग्राफी में फ़र्क है, कुछ नीचे है तो कुछ पहाड़ पे लोग हैं। नीचे वाले लोगों का मुद्दा अलग है तो पहाड़ का मुद्दा अलग है। नीचे वालों का लोगों का मुद्दा है कि उनको जो गंदगी का सामना करना पड़ता है, फिर उसके बाद प्रॉपर एसेस नहीं है, जाने आने के रास्ते नहीं है। पहाड़ का मुद्दा है कि पानी, सबसे पहला मुद्दा उनका है पानी, और जो बाउंड्री वॉल होनी चाहिए पहाड़ को, क्योंकि जैसे मैं अभी कैंपेनिंग के लिए ऊपर चढ़ रही हूँ तो मैं देख रही हूँ इतना डेंजरस ऐसे टर्न्स है, कर्व्स, ऐसी खाइयाँ हैं कि मतलब बच्चे गिरने का और मरने का, एक्सीडेंटल डेथ्स बहुत सारे हो सकते हैं। और बहुत लंबी लंबी ऐसी बाउंड्री वॉल्स की ज़रूरत भी नहीं है। मैं देखी 25 फीट की या 30 फीट, 40 फीट, इतना उनको, मैं गई तो लोग कह रहे, मैडम मुझे जाके दिखा के बता रहे कि मैडम बस ये बाउंड्री वॉल आप बना दीजिए ताकि हम थोड़ा सिक्योर महसूस करें। और पानी का मुद्दा है नीचे वाला का, जैसे मैंने बताया कि गंदगी है और रोड्स का इशू है उनका, क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया है, तो अंदर जाना आना, गाड़ी पेनिट्रेट करना मसला है। और वेस्ट का तो टोटल अलग मुद्दे हैं। मैंने देखी हूँ कि वेस्ट में जो पॉकेट्स हैं, एक मेरे हिसाब से MIG, LIG और पाइप रोड, वो पॉकेट छोड़ने के बाद जो बाकी इलाके हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आते, जैसे मैं कुछ गिनाना चाहूँगी, भारतीय नगर है, कामगार नगर है, इंदिरा नगर है, हरी मस्जिद का जो पॉकेट है, यहाँ पे झुग्गियाँ हैं, झोपड़पट्टी है, और वहाँ इतने मतलब हर प्रॉब्लम है वहाँ पे। जो झोपड़पट्टी वालों को प्रॉपर वहाँ पे सैनिटेशन नहीं है, जो एकदम बुनियादी चीज़ें होती है ना, टॉयलेट्स नहीं है। इंदिरा नगर के या कोई झोपड़पट्टी में मैं जब लास्ट तक डोर टू डोर कर रही थी तो मैंने देखी जो BMC के टेम्प्रेरी टॉयलेट्स होते हैं ना, वो रखे गए हैं और वहाँ लोग जाते हैं। और मैंने जब लोगों से पूछी तो बोले कि टॉयलेट्स टूट गए, अभी तक बने नहीं हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये भी हमने अपने पैसे से लाके खड़ा कर गए। मतलब जो बहुत ही नॉमिनल, जो बेसिक्स बोलते हैं हम, वो तक नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे और एक चेहरा कुरला का मैं देख रही हूँ जहाँ पे 30 से 40 स्टोरीज़ की बिल्डिंग्स खड़ी है। बहुत इम्बैलेंस दिख रहा है।
एक एक चेहरा जो है, एक फेस, यू कैन से कि इट्स फुल्ली डेवलप्ड, इट्स लाइक अ सिटी कि हम कोई बहुत ही मॉडर्न सिटी में है। और एक इलाका जब हम देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं हम किस झोपड़पट्टी में आ गए। और यकीन करना मुश्किल होता है कि ये वही कुर्ला है जो एक तरफ इतना आलीशान है, शानदार है, और एक तरफ इतना मतलब लाचार बेबस है। यानी एक तरफ ये कहते चांदनी रात है, दूसरी तरफ अंधेरा। जी ऐसे। मैम एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से एक रैली को मैं सवाल करूँ आपसे, इम्तियाज़ जलील साहब की रैली आई थी, उसमें क्या कहना? जी वो तो जगाना चाह रहे थे, जितने भाई सोए हैं मुसलमान वो जगाना चाहते थे। वो लड़ाई लड़ रहे हक की, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है उसके बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, हम यूनिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं। और हर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, प्रैक्टिस एनी रिलीजन व्हाट यू वांट, यू कैन गो एनीवेयर इन इंडिया। तो फिर प्रैक्टिस एनी रिलीजन, रिस्पेक्ट एनी रिलीजन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, अधिकार है, तो कैसे कोई किसी के रिलीजन या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है। पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं ना माइनॉरिटीज़ में। तो कोई भी आता है, उठाए गहरा मुंह खोलता है, कुछ गलत बोलता है, और कोई कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं, बस एक एफआईआर दर्ज की जाती है और कहा जाता है हाँ ठीक है केस हो गया है। लेकिन उसका आउटकम्स तो दिखाइए, हमको तो बताइए कि एवरीबडी इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। अगर वही स्पीच अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ बोलते, वो फिर भी किसी को रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते, वो व्यक्ति विशेष पे बोलते हैं, वो आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते हैं। आज तक उन्होंने कोई भी किसी के भी रिलीजियस प्लेसेस या रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में नहीं बोला है। वो किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है, हेट स्पीच में उनको क्राइम रजिस्टर किया जाता है, केसेस चलते हैं कोर्ट में। तो यही जो चल रहा है, जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, इसी के बारे में उनका एक आक्रोश था, उनको दर्ज कराना था अपना प्रोटेस्ट ऑन अ होल मतलब लाइक अ होल कम्युनिटी। ही वॉज जस्ट अ फिगर बट द होल कम्युनिटी वॉज बैकिंग हिम। आपको पता है ना कितना गाड़ी निकली थी? 20,000 से अधिक गाड़ी निकली। मगर मैम जब रैली ख़त्म हो गई थी उसके बाद में क्या हुआ था, आपको उस बारे में कुछ पता है? जी क्योंकि पुलिस ने परमिशन नहीं दिया उनको एंटर करने। रैली ख़त्म होने के बाद क्या होता है, जैसे रैली थाने की उस पर ख़त्म हो गई, उसके बाद में क्या हुआ था, आपको उस बारे में कुछ पता है? उन्होंने अपने लोगों को संबोधित किया जितने लोग वहाँ पे थे, और उनको कहा कि हमको एंट्री करने नहीं दे रहे। तो इसके आगे देखो, मैं पहले भी बोली कि वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और हमारी पार्टी भी उसी लॉ के साथ चलती है। उन्होंने लोगों को कहा कि हमारी रैली को आगे पास नहीं होने दिया जा रहा है, और कोई गलत काम ना हो, कुछ ये ना हो, इसीलिए उन्होंने लोगों को वही कहा कि यही रुक जाइए। मैम उसके बाद में रैली ख़त्म होती है, उसके बाद में पुलिस लाठीचार्ज करती है और रास्ते में कई लोगों को मारा जाता है। एक बतौर लीडर जो इतनी बड़ी रैली लेके आ रहा है, तो उसका भी एक कर्तव्य बनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे, कि जितने लोगों को लाए सारे तमाम लोगों को सुरक्षित ले जाया जाए। हमने अब तक बड़े बड़े आंदोलन कवर किया है, इसमें इस तरीके का हमने लाठीचार्ज नहीं देखे। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट था? क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर रैली ख़त्म करके, जहाँ पर कुछ लोगों को उनका संदेश नहीं मिला क्योंकि भारी तादाद में लोग थे, तो क्या कुछ मिसमैनेजमेंट था? पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? इतने मतलब लीडर बन के वो सबको लेकर आए थे, तो उनका कर्तव्य सबकी सुरक्षा। हाँ तो सबकी सुरक्षा थी। देखिए अगर वो रैली को वहाँ स्टॉप नहीं करते और लोगों को और उकसाते तो लाठीचार्ज। देखिए मैं वही बोल रही हूँ ना कि जो भी है यहाँ पे इन द आइज ऑफ लॉ है ना, कोई इक्वल किसी को ट्रीट नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे लाठीचार्ज होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि कोई अनुचित प्रकार नहीं हुआ। वहाँ पे किसी ने, कोई इतना बड़ा मजमा था, इतनी बड़ी भीड़ थी। मगर उस लाठीचार्ज पे मैम किसी का कोई बयान नहीं आया, चाहे वो इम्तियाज़ जलील साहब हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, क्यों ऐसा? नहीं बयान आया है, कहा गया है कि हमको अंदर जाने से रोका गया और हमारे लोगों के दिलों में दहशत डालने के लिए। लाठीचार्ज को लेके कोई बयान नहीं आया था मैम, क्योंकि शुरुआत से मैं न्यूज़ कवर करता हूँ, बीच में कुछ लोगों को रोक के, उनकी गाड़ी रोक के उनसे नारे भी लगवाए गए थे। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था कि एक जो नेता होता है, लीडर, वो सबकी सुरक्षा, अगर वो लेकर आता है किसी को तो उसको सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो, मतलब क्या इसमें क्या मिसमैनेजमेंट था? बताऊँगी। देखिए पहली बात तो लोगों को सुरक्षित लेके ही जाना था, लेकिन वो इतना बड़ा जो यूनिट एक प्लेटफॉर्म पे देखे इतने लोगों को, तो ये जो है कहीं ना कहीं ये जो फ़िरका परस्त पार्टियाँ हैं ये डर गई और इन्होंने जानबूझ के
जो पार्टी यहाँ पे सत्ता में, उन्होंने जानबूझ के लाठीचार्ज किया एक डर और दहशत डालने के लिए लोगों के दिलों में कि अगली बार इनकी आवाज़ पे आप लबैक मत करो, नहीं तो आपको ऐसे ही मारा जाएगा। और वो एक बंदा इतने सारे लोगों को कैसे, मतलब आप मुझे बताइए, पुलिस यहाँ से मार रही है, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमको अंदर जाना नहीं चाहिए, हमको वापस जाना है, नहीं तो और हमारे को तकलीफ़ दी जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट लाठीचार्ज होता है। इट वाज लाइक अ क्विक एक्शन और रिएक्शन। तो फिर उसमें वो कोशिश कर रहे थे ना, वो एक इंसान तो सिर्फ कोशिश ही करेंगे, वो और क्या कर सकते। आप बताइए, लॉ को हाथ में लेते अपने लोगों को बोलते क्या कि आप भी आओ और पुलिस को मारो। वो तो चाह रहे थे ना कि सारा कुछ साइलेंटली सॉल्व हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने लोगों से ही कहा कि हम चलते हैं, और वो निकल पड़े। और उनको पता था कि मैं लाया हूँ, मैं निकलूँगा तो मेरे साथ साथ सब पर पीछे निकलेंगे।